महल के उस गुप्त बगीचे में जहां कुछ पल पहले ध्रुव और तारा के बीच एक कोमल और रोमानी हवा बह रही थी, अब गंभीरता छा गई थी। ध्रुव ने अपना अभ्यास खत्म करने के बाद पसीना पोंछा और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। तारा अभी भी उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए सम्मान और जिज्ञासा दोनों थे। ध्रुव ने अपनी तलवार को ध्यान से देखा। ये तलवार अच्छी थी, शौर्यांग के बेहतरीन लोहारों ने बनाई थी, लेकिन ध्रुव जानता था कि ये पर्याप्त नहीं है। जिस दुश्मन से उसका सामना होने वाला है, चाहे वो नायडू कबीले के जंगली योद्धा हों या धर्मपुरी के विज्ञान से लैस सिपाही, उन्हें हराने के लिए एक साधारण तलवार काफी नहीं होगी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो इस दुनिया के नियमों को तोड़ सके। ध्रुव ने तारा की ओर मुड़कर पूछा, तारा, मुझे सच सच बताओ, क्या इस पूरे द्वीप पर कोई ऐसा लोहार, कोई ऐसा कारीगर है जो लीक से हटकर सोचता हो? मुझे एक ऐसा हथियार बनवाना है जिसका डिजाइन मेरे दिमाग में है, लेकिन यहाँ के राजसी लोहार शायद उसे समझ ना पाए। वो लकीर के फकीर हैं। तारा कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन साथ ही एक डर भी। वो हिचकिचाते हुए बोली, राजकुमार, एक है, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। ध्रुव की भौएं तन गईं। खतरा? कैसा खतरा? और वो है कौन? तारा ने धीमी आवाज में बताया, वो धर्मपुरी राज्य का एक पूर्व शाही लोहार था। उसका नाम कोई नहीं जानता। लोग उसे पागल लोहार या सनकी कारीगर कहते हैं। कहते हैं कि वो धातुओं से बात करता है। उसने धर्मपुरी के राजा पृथ्वीराज मलिक के लिए भी काम किया था, लेकिन वो अजीब अजीब प्रयोग करता रहता था। कभी उसने लोहे को पिघलाकर पानी जैसा बनाने की कोशिश की, तो कभी हवा में उड़ने वाली चीजें बनाने की। धर्मपुरी के राजवैद्यों और मंत्रियों ने कहा कि उस पर किसी पिशाच का साया है। वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहा है, इसलिए उसे देश निकाला दे दिया गया। ध्रुव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। पागल वैज्ञानिक, ये तो बिल्कुल मेरी पसंद का आदमी लग रहा है। वो अब कहाँ रहता है? तारा ने उंगली से उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। शौर्यांग और धर्मपुरी की सीमा पर जहां काला पर्वत की तलहटी शुरू होती है, वो वहां एक वीरान झोपड़ी में रहता है। वो इलाका सुनसान है, वहां जंगली जानवर और लुटेरे घूमते हैं। लोग कहते हैं कि जो भी उस झोपड़ी के पास जाता है, उस पर पत्थरों की बारिश होती है या जमीन निगल जाती है। ध्रुव खड़ा हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। बस, मुझे यही आदमी चाहिए। जो आदमी अपनी धुन में इतना पक्का हो कि उसे राज्य से निकाल दिया जाए, वही मेरे काम का हथियार बना सकता है। तारा, तैयारी करो, हम आज ही निकलेंगे। तारा घबरा गई। क्या? नहीं राजकुमार, ये बहुत खतरनाक है और महारानी जी वो कभी अनुमति नहीं देंगी। ध्रुव ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, अरे, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे, मिशन पर जा रहे हैं, और मां को पता नहीं चलेगा। हम किसे पता नहीं चलेगा ध्रुव? पीछे से आई एक कड़क और रौबदार आवाज ने ध्रुव को चौंका दिया। ध्रुव और तारा दोनों बिजली की रफ्तार से पलटे। सामने महारानी गीतांजलि खड़ी थीं। उनके साथ 4 सशस्त्र महिला अंगरक्षक भी थीं। गीतांजलि का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मां, मैं तो बस। ध्रुव, जो अभी कुछ देर पहले हवा में तलवार नचा रहा था, अपनी मां के सामने एक भीगी बिल्ली बन गया। गीतांजलि आगे बढ़ी और उन्होंने ध्रुव का कान पकड़ लिया। तुम क्या समझते हो, मैं महल में बैठी हूं तो मुझे कुछ खबर नहीं है? तुम फिर से अपनी जान जोखिम में डालने की योजना बना रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें वापस पाने के लिए कितनी मन्नतें मांगी हैं, और अब तुम उस वीरान सीमा पर जाने की बात कर रहे हो जहां मौत का साया मंडराता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम इसी महल की 4 दीवारी में रहोगे, मेरी आंखों के सामने। ध्रुव ने दर्द का नाटक करते हुए कहा, मां छोड़िए ना, दर्द हो रहा है, मेरी बात तो सुनिए। गीतांजलि ने कान छोड़ा, लेकिन उनकी नजरों की सख्ती कम नहीं हुई। क्या सुनना है? यही कि तुम फिर से कोई बेवकूफी करना चाहते हो? ध्रुव अब गंभीर हो गया। उसने अपनी मां की आंखों में सीधे देखा। मां, मैं बेवकूफी नहीं कर रहा। आप जानती हैं कि अगले महीने तीनों साम्राज्यों के बीच शक्ति प्रदर्शन प्रतियोगिता होने वाली है। पिताजी की इज्जत दांव पर है। शौर्यांग को एक ऐसे वारिस की जरूरत है जो सिर्फ नाम का राजकुमार ना हो, बल्कि जो मैदान में खड़ा होकर दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल सके। मुझे खुद को साबित करना होगा मां, और उसके लिए मुझे एक विशेष हथियार चाहिए। अगर मैं महल में ही बैठा रहा तो मैं कभी वो योद्धा नहीं बन पाऊंगा जिसकी इस राज्य को जरूरत है। गीतांजलि की आंखों में ममता और चिंता का द्वंद्व चल रहा था। वो जानती थी कि ध्रुव सही कह रहा है, लेकिन एक मां का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, तुम अपने पिता पर गए हो, वही जिद, वही जुनून। ठीक है, तुम जा सकते हो। ध्रुव खुशी से उछलने ही वाला था कि गीतांजलि ने हाथ उठाया, लेकिन
मेरी एक शर्त है, तुम अकेले नहीं जाओगे। तारा तुम्हारे साथ जा रही है ठीक है, लेकिन वो योद्धा नहीं है, तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। ध्रुव ने कहा, मां मैं खुद अपनी सुरक्षा कर सकता हूं। चुप रहो, गीतांजलि ने डांटा। तुम एक अच्छे योद्धा बन रहे हो, लेकिन तुम अभी भी अनुभवहीन हो। तुम्हारे साथ एक ऐसा साया जाएगा जो अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। गीतांजलि ने ताली बजाई। झाड़ियों के पीछे से एक नौजवान बाहर निकला। साधारण सूती कपड़े, कंधे पर एक पुराना थैला, लेकिन उसकी चाल में एक चीते जैसी सतर्कता थी। ध्रुव की आंखें फैल गईं। पार्थ। पार्थ ने मुस्कुराकर झुककर प्रणाम किया। महारानी जी का आदेश था राजकुमार, और वैसे भी मैं आपको उस पागल लोहार के पास अकेले जाने नहीं दे सकता था। ध्रुव हंसा। वाह मां, आपने तो मेरी ही टीम बना दी। ठीक है, मंजूर है। आधे घंटे के भीतर 3 घुड़सवार महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकले। ध्रुव, तारा और पार्थ तीनों ने आम ग्रामीणों का भेष बनाया हुआ था। ध्रुव और तारा एक ही घोड़े पर थे, जबकि पार्थ अपने काले घोड़े पर उनके बगल में चल रहा था। पार्थ ने अपने सूती कुर्ते के नीचे एक हल्का लेकिन मजबूत कवच पहना था और अपनी तलवार को एक फटे पुराने कंबल में लपेटकर काठी से बांध रखा था, ताकि किसी को शक न हो। रास्ता लंबा था। जैसे जैसे वो राजधानी से दूर जा रहे थे, नजारा बदल रहा था। महल के आसपास की हरियाली और समृद्धि धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब उनके सामने वो शौर्यांग था जो किताबों और दरबारी कविताओं में नहीं होता। ध्रुव ने देखा कि जमीनें खाली थीं, यहां कोई खेती नहीं करता था। शायद किसी को खेती के बारे में पता ही नहीं था। लोग कुदरती खाने पर जिंदा थे। आम लोग मछलियों जैसे छोटे जानवरों का शिकार करके जिंदा थे। यहाँ इस दुनिया में बड़े राज्य के लोगों और व्यापारियों के पास इतना पैसा था कि वो बड़े जानवरों का मांस खरीद सकें या खुद के शक्तिशाली योद्धाओं को भेजकर शिकार कर सकें। ये सब क्या है पार्थ? ध्रुव ने उदासी से कहा। हमारे राज्य की असली तस्वीर। हम महलों में बैठकर सोचते हैं कि सब ठीक है, पर यहाँ लोग दाने दाने को मोहताज हैं। पार्थ ने सिर हिलाया। हाँ राजकुमार, युद्धों ने खजाना खाली कर दिया है, और जो बचा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इन लोगों के पास न तकनीक है न ताकत। ये बस जी रहे हैं क्योंकि ये शिकार नहीं कर सकते। ध्रुव ने तुरंत पार्थ से पूछा, पार्थ, क्या यहाँ पर अनाज नहीं उगाया जाता? पार्थ हैरान होते हुए कहता है, उगाया वो तो कुदरत की देन है। कुछ खास इलाकों में ही चावल गेहूं जैसी फसल उगती है। उसे इंसान अपनी मर्जी से कैसे उगा सकता है भला? ये सुन ध्रुव हैरानी से मन में कहता है, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं कि फसल उगती कैसे है, लेकिन इतिहास में तो खेती करना इंसान बहुत पहले ही सीख चुका था। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं किसी अलग ही टाइम लाइन या अलग ही दुनिया में हूँ। ध्रुव का मन अब भारी हो गया। एजेंट यश ने अपनी जिंदगी में बहुत तबाही देखी थी, लेकिन ये लाचारी अलग थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, अगर मैं यहाँ का राजकुमार हूँ तो मुझे सिर्फ तलवार चलाना नहीं बल्कि हल चलाना भी सिखाना होगा। विज्ञान सिर्फ हथियार बनाने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए भी जरूरी है। सफर कटता गया। पार्थ ने बीच बीच में माहौल को हल्का करने के लिए बताया कि राजकुमार, आपके चाचा जयदेव अभी शांत हैं। उस व्यापारी की मौत की खबर को हमने दबा दिया है, और वो बच्ची, वो अब धर्मपुरी के ही एक सीमावर्ती गांव में अपने परिवार के पास सुरक्षित है। वो आपसे मिलना चाहती थी, पर सुरक्षा कारणों से मैंने मना कर दिया। ध्रुव ने राहत की सांस ली। तुमने अच्छा किया पार्थ। दोपहर ढलने को थी जब वो काला पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यहाँ का इलाका पथरीला और बंजर था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि घोड़ों की टापें भी गूंज रही थीं। अचानक ध्रुव ने लगाम खींचकर घोड़ा रोक दिया। उसकी नजर सामने एक टीले पर पड़ी। OMG, उसके मुंह से निकला। सामने एक घर था, लेकिन ये कोई साधारण झोपड़ी नहीं थी। इस जमाने में घर बनाने के लिए लोग चूने, मिट्टी और गारे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से बना था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्हें एक दूसरे में फंसा कर बनाया गया था, बिल्कुल वैसे जैसे आधुनिक युग में प्रीफैब घर बनते हैं या प्राचीन इनका सभ्यता के मंदिर थे। ये आर्किटेक्चर, ध्रुव बड़बड़ाया, ये यहाँ के लोगों का काम नहीं हो सकता। यहाँ ज्यामिति और भार संतुलन का जो इस्तेमाल हुआ है वो कमाल का है। पार्थ ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, सावधान राजकुमार, जगह अजीब लग रही है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। घर के चारों तरफ एक लकड़ी की बाड़ थी। जैसे ही पार्थ का घोड़ा बाड़ के मुख्य द्वार के करीब पहुंचा, हवा में एक हल्की सी सन्न की आवाज हुई। ध्रुव चिल्लाया, रुक जाओ, लेकिन देर हो चुकी थी। घोड़े के पैर ने जमीन पर बिछी एक बाल जितनी पतली और अदृश्य रस्सी को छू लिया था। खट 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 खट,
बाड़ के दोनों ओर छिपे हुए यंत्र सक्रिय हो गए। झाड़ियों के पीछे से तीरों की एक बौछार सीधी उनकी तरफ आई। ये तीर साधारण नहीं थे, उनकी रफ्तार सामान्य तीरों से दुगनी थी। नीचे झुको, पार्थ चिल्लाया। पार्थ ने बिजली की गति से अपनी तलवार निकाली। उसने घोड़े की जीन से छलांग लगाई और ध्रुव व तारा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसकी तलवार हवा में एक पंखे की तरह घूमी। टन 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 उसने अपनी तरफ आने वाले हर एक तीर को हवा में ही काट दिया या उसकी दिशा बदल दी। जब तीरों की बारिश रुकी तो पार्थ का चेहरा गुस्से से लाल था। वो घर की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, ओए पागल इंसान, बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे। ध्रुव ने उसका कंधा पकड़ लिया। रुको पार्थ। ध्रुव घोड़े से उतरा। उसने पार्थ को पीछे हटने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ हवा में उठा रखे थे, ये दिखाने के लिए कि वो निहत्था है। ध्रुव ने ऊंची आवाज में कहा, देखो भाई, हम दुश्मन नहीं हैं, हम लड़ने नहीं आए, बस बात करने आए हैं। अपनी ये मशीनी तीरंदाजी बंद करो। तभी उस पत्थर के घर का भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर से एक आदमी बाहर आया। ध्रुव उसे देखता रह गया। वो आदमी करीब 30-32 साल का रहा होगा। कद लंबा, चौड़े कंधे, उलझे हुए बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी। उसने चमड़े का एक एप्रन पहना था जो तेल और कालिक से सना था। लेकिन जो चीज ध्रुव की आंखों को चुभ गई वो थी उसके हाथ का हथियार। उसके हाथ में तलवार या भाला नहीं था, उसके हाथ में एक क्रॉसबो थी, और वो भी लकड़ी की नहीं बल्कि मिश्रित धातुओं और गरारी से बनी एक उन्नत क्रॉसबो। ध्रुव का दिमाग सुन्न पड़ गया। कंपाउंड क्रॉसबो? इस जमाने में ये नामुमकिन है। वो आदमी बाहर आया और उसने अपनी क्रॉसबो सीधा ध्रुव के सीने पर तान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और गुस्सा था। उसने थूकते हुए कहा, मुझे राजा रजवाड़ों और उनके पालतू कुत्तों से सख्त नफरत है। इससे पहले कि मेरा मूड बदले और मैं तुम्हारे भेजे में एक बोल्ट उतार दूं, दफा हो जाओ यहां से। ध्रुव हंसा। उसने डरने के बजाय एक कदम और आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्त, तुम्हें किसने कहा कि हम राज परिवार से हैं? हम तो बस राह भटके मुसाफिर हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं तलवारबाजी करके। उस आदमी ने अपनी एक आंख छोटी की और ध्रुव को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। फिर उसकी नजर पार्थ पर गई। वो तिरस्कार भरी हंसी हंसा। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। उस लड़के के फटे हुए कुर्ते के नीचे जो उभार दिख रहा है वो चेन मेल आर्मर है। उसकी तलवार की म्यान पर जो नक्काशी है वो आम लोहे की नहीं है, दमिश्क स्टील की है जो बहुत महंगी होती है। और तुम्हारे घोड़े, उनकी चमक और उनकी नस्ल बता रही है कि उन्हें शाही अस्तबल में चना और बादाम खिलाया जाता है, ना कि घास। या तो तुम किसी बहुत बड़े व्यापारी के बेटे हो या फिर किसी रियासत के राजकुमार। ध्रुव ने पार्थ को घूरा और मन ही मन सोचा, मैंने इसे कहा था कि लो प्रोफाइल रहना, पर ये बॉडीगार्ड अपनी फितरत नहीं छोड़ते। तभी उस आदमी ने देखा कि ये लोग अभी भी नहीं जा रहे। वो झुंझला गया। उसने क्रॉसबो को थोड़ा नीचे किया और बड़बड़ाया, व्हाट द हेल? ये लोग डर के भाग क्यों नहीं रहे? क्या मौत का शौक चढ़ा है? व्हाट द हेल? ये तीन अंग्रेजी शब्द ध्रुव के कानों में किसी बम धमाके की तरह गूंजे। इस दुनिया में एक देहाती लोहार से व्हाट द हेल? ध्रुव का दिल जोर से धड़का। सारी कड़ियां जुड़ गईं। ये अजीब आर्किटेक्चर, ये एडवांस्ड क्रॉसबो, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम और अब ये भाषा। ध्रुव के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसने पार्थ और तारा की परवाह किए बिना अंग्रेजी में पूछा, आर यू फ्रॉम 20th सेंचुरी? सन्नाटा छा गया। हवा जैसे थम गई। उस आदमी के हाथ से क्रॉसबो लगभग छूटते छूटते बचे थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो एक पल में अविश्वास और फिर एक बेतहाशा उम्मीद में बदल गया। उसने ध्रुव को ऐसे देखा जैसे रेगिस्तान में पानी देख लेता है। उसने कांपती हुई आवाज में अंग्रेजी में ही जवाब दिया, नो, आई एम फ्रॉम द 21st सेंचुरी। पार्थ और तारा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कौन सी दैलीय भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि उस लोहार का पूरा हाव भाव बदल गया था। उसकी आक्रामकता गायब हो गई थी। वो आदमी दौड़ता हुआ बाड़ के पास आया और दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में नमी थी। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। घर के अंदर का नजारा किसी कबाड़ खाने जैसा था, लेकिन ध्रुव के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। हर तरफ अजीबोगरीब मशीनों के ढांचे पड़े थे। एक कोने में भाप से चलने वाला एक छोटा इंजन जैसा कुछ रखा था जो शायद फेल हो गया था। मेज पर कागजों के ढेर थे जिन पर गणितीय सूत्र और ब्लूप्रिंट्स बने थे। वो आदमी ध्रुव को घूरे जा रहा था। मुझे लगा था मैं अकेला हूं। मुझे लगा था मैं इस आदिम युग में फंसकर पागल होकर मर जाऊंगा। तुम कौन हो?
ध्रुव ने इशारा किया कि पार्थ और तारा को दूर रखा जाए। पार्थ, तारा, तुम लोग दरवाजे पर पहरा दो, मुझे इनसे एकांत में बात करनी है। पार्थ ने विरोध किया, लेकिन राजकुमार, ये आदेश है पार्थ। पार्थ और तारा बाहर चले गए। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, 2 ऐसे लोग जो इस समय के नहीं थे। ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम यश था, मैं एक सीक्रेट एजेंट था। 2026 में एक मिशन के दौरान खैर धमाका हुआ और आंख खुली तो मैं यहाँ इस राजकुमार की बॉडी में था। और तुम? डॉक्टर आर्यन ने ध्रुव का हाथ ऐसे पकड़ा जैसे डूबता हुआ तिनका। डॉक्टर आर्यन, मैं एक क्वांटम फिजिसिस्ट था। मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में टाइम डायलेशन पर एक प्रोजेक्ट लीड कर रहा था। मेरी लैब में एक एक्सपेरिमेंटल मशीन थी। एक रात शॉर्ट सर्किट हुआ, एक वर्म होल जैसा कुछ खुला, और अगली चीज जो मुझे याद है, मैं यहाँ नंगा पड़ा था। 5 साल हो गए मुझे यहाँ धक्के खाते हुए। डॉक्टर आर्यन ने अपना सर पकड़ लिया। मैं पागल हो रहा हूँ यार, यहाँ ना बिजली है, ना इंटरनेट, ना एंटीबायोटिक्स। ये लोग तो गोबर से लीप ना जानते हैं बस। मैंने धर्मपुरी के राजा को समझाने की कोशिश की, उसे बारूद का फॉर्मूला देना चाहा, लेकिन उसने कहा कि मैं काला जादू कर रहा हूँ, मुझे राज्य से निकाल दिया। ध्रुव ने एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक सुकून था कि अब वो खुलकर बात कर सकता है। डॉक्टर, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। जब मैं भी आया था तो लगा कि महाभारत के सेट पर आ गया हूँ, लेकिन सुनो, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें जुगाड़ करना होगा। डॉक्टर आर्यन ने हताशा से कहा, जुगाड़? क्या खाक जुगाड़ करेंगे? मुझे वापस जाना है। मैं एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ साला तांबा ढंग का नहीं मिलता। चुंबक बनाने के लिए लोड स्टोन ढूंढने पड़ते हैं, रिसोर्सेज जीरो हैं। ध्रुव ने मेज पर रखी एक अधबनी बंदूक को उठाया और उसे देखते हुए बोला, डॉक्टर, तुम्हारा टाइम ट्रैवल शायद एक एक्सीडेंट था, लेकिन मेरा यहाँ होना शायद कोई मकसद रखता है। देखो, वापस जाने का रास्ता तो हमें अभी नहीं पता, और सच कहूँ तो मौजूदा तकनीक के साथ तुम फ्लक्स कैपेसिटर तो नहीं बना पाओगे। डॉक्टर आर्यन ने कड़वाहट से सर हिलाया। तो क्या करूं? यहाँ खेती करूं? ध्रुव ने उसकी आंखों में देखा और अपनी योजना रखी। नहीं, तुम वो करोगे जिसके लिए तुम बने हो, आविष्कार, इनोवेशन। किसके लिए? इन तलवार भांजने वाले बंदरों के लिए? नहीं, मेरे लिए और खुद के लिए। ध्रुव आगे झुका। सुनो डॉक्टर, मैं शौर्यांग का राजकुमार हूं, मतलब भविष्य का राजा। मेरे पास पैसा है, पावर है, और सबसे जरूरी चीज एक विजन है। धर्मपुरी वालों ने तुम्हें पहचाना नहीं, वो बेवकूफ थे, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। तुम एक परमाणु बम हो जो फटने का इंतजार कर रहा है। ध्रुव ने प्रस्ताव रखा, मैंने साथ चलो शौर्यांग। मैं तुम्हें महल में एक प्राइवेट विंग दूंगा, एक अंडरग्राउंड लैब। जितना पैसा चाहिए, जो धातु चाहिए, जो सामान चाहिए, सब मिलेगा। तुम्हें किसी राजा के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी। तुम मेरे पार्टनर रहोगे। डॉक्टर आर्यन चुप हो गया। वो ध्रुव को देख रहा था। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस राज्य को बदलना है। हमें स्टोन एज से बाहर निकलना है। मुझे बिजली चाहिए, मुझे आधुनिक खेती के औजार चाहिए, मुझे साफ पानी का सिस्टम चाहिए, और सबसे जरूरी, मुझे ऐसे हथियार चाहिए जो मेरी सेना को अजेय बना दे। अगर हमें वापस जाने का रास्ता भी खोजना है तो उसके लिए पहले हमें इस दुनिया को उस लायक बनाना होगा जहां हम वैसी मशीनें बना सकें। डॉक्टर आर्यन ने चारों तरफ अपनी कबाड़ लैब को देखा। फिर उसने अपनी हथेलियों को देखा जो काम करते करते सख्त हो गई थीं। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और पहली बार उसे एक मौका मिल रहा था, सिर्फ जिंदा रहने का नहीं बल्कि जीने का। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर सालों बाद एक असली मुस्कान आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डील डन एजेंट यश, लेट्स बिल्ड द फ्यूचर। ध्रुव ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। लेट्स डू इट। कुछ देर बाद ध्रुव डॉक्टर आर्यन के साथ बाहर आया। डॉक्टर आर्यन ने अपने कुछ जरूरी ब्लूप्रिंट्स और वो क्रॉसबो एक बैग में रख ली थी। पार्थ और तारा, जो बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें देखकर हैरान रह गए। वो पागल लोहार जो अभी जान लेने पर तुला था, अब ध्रुव के साथ ऐसे हंस हंस कर बात कर रहा था जैसे कोई लंगोटिया यार हो। पार्थ ने धीरे से पूछा, राजकुमार, क्या सब ठीक है? आपने इसे मना लिया? ध्रुव ने पार्थ के कंधे पर हाथ रखा। पार्थ, मैंने इसे मनाया नहीं, हमने भविष्य खरीद लिया है। ये आदमी पागल नहीं, जीनियस है। धर्मपुरी का नुकसान अब शौर्यांग की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ध्रुव ने डॉक्टर आर्यन की तरफ इशारा किया। पार्थ, तारा, इनसे मिलो। ये है हमारे नए प्रधान शाही सलाहकार और मेरे खास दोस्त डॉक्टर आर्यन। आज से इनकी सुरक्षा मेरी सुरक्षा जितनी ही जरूरी है। तारा को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ध्रुव की आंखों में वो चमक देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जीत की चमक। सूरज धम रहा था। 4 लोग, 3 घोड़े और एक ऐसा गठबंधन जो इतिहास बदलने वाला था।
जैसे ही उन्होंने वापसी के लिए घोड़े मोड़े, डॉक्टर आर्यन ने ध्रुव से पूछा, तो बॉस, पहला प्रोजेक्ट क्या है, स्टीम इंजन या बारूद? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। नहीं डॉक्टर, शक्ति प्रदर्शन आ रहा है। मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जो सिर्फ लोहे को नहीं बल्कि सामने वाले के गुरूर को भी काट सके। कुछ ऐसा बनाओ जिसे देखकर दुनिया कहे, ये क्या बला है? डॉक्टर आर्यन हंसा। तलवार बोरिंग है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी ब्लेड का प्रोटोटाइप बनाकर दूंगा जो कंपन तकनीक पर काम करेगी। वो काटेगी नहीं, मक्खन की तरह पिघला देगी। ध्रुव और आर्यन एक साथ हंसे, जबकि पार्थ और तारा सोच रहे थे कि हाई फ्रीक्वेंसी कौन सा नया मंत्र है। वापसी का सफर शुरू हुआ, पर अब वो सिर्फ एक राजकुमार, एक दासी, एक योद्धा और एक लोहार नहीं थे। वो एक क्रांति की शुरुआत थे।